नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। नाज़रीन आपको बता देते हैं कि आज हम बात करेंगे म्यूनिसिपल कमिटीज़ की, म्यूनिसिपल काउंसिल्स की और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस की भी। बात इसलिए करने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि आपने देखा होगा कि गर्मी के बढ़ते ही जहाँ से भी इंसान कहीं से गुज़रता है तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा दिमाग को खटकती है और वो ये है कि जो हमारा म्यूनिसिपल इदारा है, चाहे हम जम्मू कश्मीर के पूरे की बात करते हैं, आज हम किसी मखसूस जगह की बात नहीं कर रहे हैं। और ये बात मैं इसलिए थोड़ा बाहर में आकर के कर रहा हूँ ताकि थोड़ा आप इस बात को अपनी जगह पर समझ सकें कि इस बात को मैं क्यों इस अंदाज़ में दोहराना चाहता हूँ। इसका एक ख़ास मुद्दा और मकसद है, वो ये है कि जो हमारा कुल मिलाकर के घरों के अंदर से कूड़ा कचरा निकलता है, जो बाज़ारों से निकलता है, अगर इसकी एक एवरेज हम देखें तो नाज़रीन आपको मालूम होना चाहिए तो ये एक बहुत बड़ा अंबार है जो मतलब हज़ारों टनों की सूरत में पर रोज़ निकलता है। और इसके चलते बहुत बड़ी बड़ी स्कीमें भी बनी थी। ये भी बताया गया था अपने ज़माने में कि जो ये कूड़ा कचरा है, जो ये सड़कों के ऊपर ढेर जमा हो जाते हैं, जो डंपिंग पॉइंट्स हैं म्यूनिसिपल काउंसिल्स के पास, कमिटीज़ के पास, इन कमिटीज़ और जो काउंसिल्स हैं इनको लेकर के या कॉरपोरेशंस को लेकर के एक ऐसा एक प्लान एक बनाया गया था एक ज़माने में, जिसमें ये बताया गया था कि जैसे अच्छन का आपको पता होगा कि वहाँ पर जब इन्होंने ये कहा था कि एक तो हम इसको वहाँ पर जो वेस्टेज है वो वहाँ पर डालेंगे, उसके साथ साथ इस वेस्टेज को अलग अलग किया जाएगा। और इसके हवाले से आपको याद होगा कि शहर श्रीनगर के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत कदम उठाया था म्यूनिसिपल जो कॉरपोरेशन है यहाँ की, उसने वो ये कि उन्होंने 2 रंग के जो डस्टबिन थे वो रखे थे। एक में उन्होंने वो कूड़ा कचरा रखा था जो मतलब बिल्कुल वेस्ट माना जाता है, जिसको रिसाइकल नहीं किया जाता। दूसरा ये था कि जो खाद के बदले भी इस्तेमाल हो सकता था। यानी कि 2 तरीके से घरों के अंदर या मोहल्लों के बाहर किसी किसी जगह पर ये चीज़ें रखी गई थी। उससे एक चीज़ उम्मीद जग उठी थी कि आने वाले आयाम में शायद एक इस तरह का बेहतर निज़ाम आएगा जिसमें ये कूड़ा कचरा का जो एक बड़ा मामला रहता है, प्लानिंग के हिसाब से इसको उस अंदाज में अपनी अपनी जगहों पर डंप किया जाएगा। जो रिसाइकल हो पाएगा उसे रिसाइकल कर देंगे। उसके साथ साथ कुछ मशीनरी भी ऐसी लाई गई थी जिस मशीनरी को लेकर के ये बताया गया था कि बहुत सारा इसमें प्लास्टिक जो चला जाता है, आए रोज़ इस्तेमाल हो रहा है, इस प्लास्टिक को इस अंदाज में रिसाइकल किया जाएगा कि कुछ प्लास्टिक जो है वो उठा करके दे दिया जाएगा सीमेंट प्लांट्स को, ताकि सीमेंट प्लांट्स वाले जो है वो ईंधन के बदले उसे इस्तेमाल करेंगे। और उससे क्या हो जाएगा कि एक तो उनकी जो ईंधन की खपत है वो काफ़ी ज़्यादा बच जाती, दूसरा यह है कि पोल्यूशन पे एक बड़ा कंट्रोल पाया जा सकता था। लेकिन बदकिस्मती क्या रही कि जितना हम बड़ी बातें करते हैं, जितने बड़े दावे करते हैं, ज़मीनी सतह पर ऐसा कुछ नहीं हो पाता। और अगर कहीं पर इक्का दुक्का होता भी है वो फिर बड़ी गलतियों के बीच में वो छोटी सी खूबी कहीं पे नज़रअंदाज हो जाती है। आपको मिसाल बताए देते हैं कि अक्सर इलाकों में आप देखते होंगे कि जो म्यूनिसिपल कमिटीज़ हैं या काउंसिल्स हैं, उनको लेकर के वहाँ पर इलाकाई सतह पर अक्सर जगह पर एहतिजाज हो जाते हैं। और एहतिजाज इसलिए होते हैं कि जितनी भी इलाके की गलाजत है, चूँकि आपको ये मालूम होना चाहिए सबसे पहले कि सरकार ने जब बहुत सारे बड़े बड़े बाज़ारों को म्यूनिसिपल हदूद के अंदर लाया तो उन हदूद के अंदर चाहे कोई तामीरात होती है, चाहे कोई कॉलोनी बनती है, चाहे कोई मार्केट बनता है, तो उन मार्केट्स के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर जो दस्तरस होती है, जो कंट्रोल होता है, वो बरह रास्त अगर देखा जाए तो एक हिसाब से उस जगह की MC यानी कि जो म्यूनिसिपल काउंसिल होती है उसके अंडर होता है। और उनका ये काम होता है कि किस तरीके से हिफ्ज़ान सेहत के हवाले से जो लोगों के मामलात होते हैं उनसे निपटा जाए, किस तरीके से गलाजत वगैरह जो है वो ढेर लगाई जाए, किस जगह पर इसको डंप किया जाए। आपने देखा होगा जहाँ पर इन्होंने ज़मीनात ली कई जगहों पे ये डंपिंग स्पॉट्स के लिए, तो वो ज़मीनें इतनी कम पड़ गई और बाद में बस्तियों के कुछ नज़दीक ये लोग चले गए और उस पर कई एक जगह पर लोगों की मुदाखलत देखने को मिली। फिर इन्होंने जाकर के कुछ ऐसे एरियाज़ तलाश किए। मैं सोपोर की बात करता हूँ, बारामूला की बात करता हूँ, मागाम टाउन की बात करता हूँ, मैं बडगाम की बात करता हूँ, या अनंतनाग पुलवामा की बात करें, किसी भी ज़िले की बात करें, मैं किसी ज़िले का मखसूस जिक्र यहाँ पर नहीं करना चाहता हूँ। आपको पता होगा कि अक्सर ये कजल्स देखने को मिलते हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि इन लोगों के लिए फिर एक ही जगह सेफेस्ट बचती थी, वो ये थी कि जिस इलाके से भी कोई बड़ा दरिया बह रहा है तो उस दरिया के किनारे इन्होंने जब कहीं पर खाली ज़मीनें देखी तो वहाँ पर इन्होंने डंपिंग स्टार्ट कर दी।
नतीजा ये हुआ कि अगर मामूली हवा चली, बारिशें हुई, तो वो सारी गलाजत जो है वो पानियों के बीच में आ गई और इस तरह से जो हमारे नदी नाले हैं, दरिया हैं, वो मुकम्मल तरीके पर पोल्यूट हो गए। अब चूंकि आज इस स्टोरी को करने का मुद्दा और मकसद ये है, चाहते तो हम जाकर के किसी डंपिंग स्पॉट के आगे खड़े होकर के किसी मखसूस जगह को इंडिकेट करके आपको दिखाते कि ये देखिए जनाब इस तरह से हो रहा है। आज ये स्टोरी इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि अब दरबार मूव यहाँ खुलने में 1-2 दिन का वक्फा है और इस 1-2 दिन के वक्फे के बीच में आपको खुद पता है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का जायज़ा लिया जाएगा, बड़ी मीटिंगें बुलाई जाएंगी और इन मीटिंगों में ये भी देखा जाएगा कि किस तरीके से एक नई प्लानिंग के साथ, नई मनसूबाबंदी के साथ कुछ नई चीज़ों को मुतारफ़ करवाया जाए, कुछ पुरानी चीज़ें जो है उनको डिलीट ऑफ कर दिया जाए, इसलिए क्योंकि उनकी वजह से आवाम को बराह रास्त कोई फ़ायदा नहीं मिला है। अब चूँकि पहले तो ये हुआ करता था कि जो म्यूनसिपल कमिटीज़ थी या काउंसिल्स थी या फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, ये इदारे जो थे ये सरकार के ही बेशक अंडर थे, अगर हम इनको बॉडीज़ के नाम से भी जाना करते थे, एक प्राइवेट सेक्टर इदारे के तौर पर ये काम करते थे, कॉरपोरेशन के तौर पर काम करते थे। इनका जो माश का ज़रिया होता है पैसा अपना जमा करना, अपनी तनख्वाहें इसमें निकालना, वो सारा कुछ अगरचे वो अपने तरीके से करते हैं, लेकिन इसमें देख रेख एक सरकार की होती है। और फिर सरकार ने सोचा कि क्यों ना जब पंचायतों के चुनाव करवाए गए या म्यूनसिपल के चुनाव करवाए गए, तो चुनाव करवाने का मुद्दा और मकसद यही था कि इन चुनाव के ज़रिए जो लोग जीत के आएंगे वो अपने अपने इलाके की मुश्किलात, ब्यूटिफिकेशन, वहाँ के हिफ्ज़ान सेहत के हवाले से, माहौल के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर इलाके के जी इज़्ज़त लोगों के साथ मिल करके, वहाँ के मकीनों के साथ मिल करके एक इस तरह का लाहे अमल तरतीब देंगे जिस लाहे अमल के बीच में चल करके कोई इस तरह का हल निकाला जाए कि फ़लाँ इलाके में अगर कहीं पर डंपिंग की जगह है तो उस डंपिंग को किस तरीके से वहाँ पर इस्तेमाल किया जाए, कब तक कि ये डंपिंग स्पॉट जो है यूज़ किया जाएगा, कब ये ओवरफ्लो हो जाएगा। और अगर इसमें प्लास्टिक का मामला ले लेते हैं या दीगर जो गलाजत शहरों के अंदर से निकलती है, कस्बों के अंदर से निकलती है, देहात के अंदर से निकलती है, छोटे मोटे बाज़ारों से निकलता है, तो उसको किस अंदाज से ठिकाने लगाया जाए, इसके लिए मामला ये भी आ जाता है कि पिछले दिनों से आपको याद होगा कि जो म्यूनसिपल कमेटी के लोग हैं या कॉरपोरेशंस के अंडर जो लोग काम करते हैं, मैं स्वीपर तबके की बात करता हूँ, उनके अपने कुछ मामलात होते हैं बेचारों के कि उनके पास जो तनख्वाहों का मामला है वो अक्सर खटाई में पड़ा रहता है। हालांकि चाहे कोविड-19 का दौर था या फिर पहले लॉकडाउन का दौर था या दीगर हम 35 साल के नामसाइद हालात की बात करते हैं, अगर सिर्फ 3 दिन 4 दिन के लिए आप देखिए किसी मोहल्ले में आपका स्वीपर या आपके म्यूनसिपल कमेटी के लोग या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लोग नहीं आते तो पूरा मोहल्ला जो है वो बदबू और अफोनियत से भर जाता है और कोई सड़कों से चल नहीं पाता। और अगर किसी जगह पर इस तरह के ढेर लग जाते हैं, अगर किसी बड़े बाजार में लग जाते हैं, तो हज़ारों जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो वहाँ पर जमा हो जाते हैं। हालांकि अभी भी आप देखिए कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर कुत्तों ने चलना फिरना आदमी का हराम कर दिया है। वजह यही है कि हम में भी कुछ गलतियाँ हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि सरकार कोई ऐसी पॉलिसी लेकर के आए कि हमें बदले, पहले तो हमें अपने आप को ही बदलना है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को, अपनी आदतों को नहीं बदलेंगे, हमने अपने घर की पार्क को, अपने लॉन को खूबसूरत बनाने के लिए तो कोई कसर बाकी नहीं रखी होती है। लेकिन जब अपने घर के कचरे की बात आती है तो हम शाम के धीरे धीरे अंधेरे में निकलते हैं और जाकर के इधर उधर नज़र मार के पड़ोसी के गेट के आगे अपनी गलाजत को फेंक करके आ जाते हैं, या किसी भी शाहरा या सड़क की बात करते हैं वहाँ पर इसको ढेर लगा देते हैं। ये नहीं सोचते कि हमारे ही बच्चे, हमारे ही बुजुर्ग जो सुबह नमाज के वक्त निकलेंगे, या बच्चे स्कूल के लिए निकलते थे, ट्यूशन के लिए निकलते थे, या कोई रात के वक्त मजबूरी की हालत में अपने घर से निकला, पड़ोसी के घर तक जाना है या देर गए घर आया, तो उसे कुत्ते चीर फाड़ करके इंतहाई ज़ख्मी कर देते हैं, मजरूब कर देते हैं। हमें जब तक अपनी आदतें नहीं बदलेंगे, अपने आप में हम एक सुधार नहीं लाएंगे, एक ऐसा लाहे अमल हम मुरतब नहीं करेंगे, अपनी ज़िंदगी के तरीके कुछ ऐसे नहीं बदलेंगे। पहले ज़माने में भी आपको पता है कि लोग ही रहा करते थे, गलाज़तें भी घर से निकला करती थी, गंद भी निकला करता था, बाकी चीज़ें भी निकला करती थी, लेकिन उसको तो एक चीज़ हुआ करता था कि पॉलीथीन का कुछ इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता था। अब चूँकि जब से पॉलीथीन ज़िंदगी के अंदर आ गया है तो इसने लगभग पूरे माशरे को मुकम्मल तौर पर मफलूज और बर्बाद करके रख दिया है। और देखिए वो कौन सा घर है, चाहे उसमें आप कोई छोटी सी चीज़ आपको लानी हो तो दुकानदार से अब यहीं से तकाजा कर देते हैं कि हमें पॉलीथीन चाहिए। उसके बरक्स अगर आप लोग ये
करते कि भाई अगर आप घर से निकले, आप कोई जूट बैग या कोई इस तरह की चीज़ अपने साथ ले जाते हैं कि घर की छोटी मोटी कुछ चीज़ें लानी हैं जो गीली नहीं है, आप उनको अगर अपने उस थैले में लेकर के आएँ। अगर दूध वगैरह लाना है उसके लिए आप लोटे का इस्तेमाल करें। आप आजकल किसी गवालिये के पास जाते हैं दूध लेने के लिए, तो वहाँ पर भी आप लोग तकाजा करते हैं उससे कि मुझे दही के 2 किलो चाहिए, तो वो भी आपको पॉलीथीन में ही चाहिए। आप वैसे दूध लेने के लिए जाते हैं तो वो भी आपको वैसे ही आ जाता है। और जो हमारा पैक मिल्क आता है ऑलरेडी, वो भी पॉलीथीन में ही आ रहा है। उसके बाद खाने पीने की जब चीज़ों पे हमारी नज़र पड़ती है तो आप देखिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको पॉलीथीन में नहीं लपेटा गया है। और यही पॉलीथीन जब टन्नों की सूरत में आए रोज़ हमारे घरों से निकलता है और उसके बाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या कमिटीज़ या काउंसिल्स उठा करके ले जाती हैं डंप स्पॉट्स पर, और मामूली हवा के झोंके जब आते हैं तो ये पॉलीथीन हवा के साथ उड़ करके न सिर्फ हमारे नदी नालों को, हमारे मोहल्ले, हमारे गली कूचों को हर जगह पे बर्बाद और फना कर देता है। कई मवेशी ऐसे हैं जो इसकी वजह से मर गए क्योंकि वो गलती से इसे कोई ग़िज़ा समझ करके खा लेते हैं, क्योंकि उसमें हमारा खाना भरा होता है, उसमें हमारे घर की सब्जियां जो बची होती हैं वो पड़ी होती हैं। तो वो अपनी भूख मिटाने के लिए जब इन चीज़ों के ऊपर अपना मुंह मारते हैं जानवर, तो वो इसको भी निगल लेते हैं। और जिनकी वजह से आप देखिए आज की डेट में कोई भी घर वाला ये नहीं कहता कि मुझे साफ दूध मिल रहा है। वजह ये नहीं है कि उसे साफ दूध क्यों नहीं मिल रहा है, वजह ये है कि जब उसने जो जानवरों की खाने की चीज़ें थी उसमें भी पॉलीथीन मिक्स कर दिया, उसमें भी अपनी खुदगर्जी को मिक्स कर दिया, तो जाहिर सी बात है आपको आगे कौन सी चीज़ ऐसी मिलेगी जो आपको प्योर मिलेगी। ऐसा भी हो सकता है कि हर घर के चाहे छोटी जगह है या बड़ी जगह है, जिसके पास किचन गार्डन की थोड़ी सी जगह हो, वो वहाँ पर एक छोटा सा एक खाई नुमा कुछ बना सकता है, एक मेन होल टाइप का, उसमें डाल करके उसको रख सकता है। उसकी बाज़ाब्ता तौर पर एक खाद बन सकती है, वो उसका इस्तेमाल करके अपने किचन गार्डन में उसको इस्तेमाल कर सकता है। फिर उसके बाद जो पॉलीथीन वगैरह बच जाता है, अगर उसे वो सही मानों में उस वेस्ट के हिसाब से कहीं पर डालेगा तो शायद कोई बात बनेगी। हम अपने हिस्से की भी बात करते हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम में जो हमने ये डंपिंग स्पॉट्स की बात की, तो हम प्रोग्राम में आपको दरअसल ये बताना चाहते थे और सरकार की तवज्जो इस तरफ मफजूल करवाना चाहते थे कि जब इस बारे में लोकल बॉडीज़ की कोई मीटिंग लगे जिसमें पूरी इंतज़ामिया हो, जिसमें इंतज़ामी वो अफसरान जो फैसला साजी में बड़ा रोल रखते हों, वो एलजी इंतज़ामिया को इस चीज़ से रोशनास करवाएं कि कौन कौन से ऐसे स्पॉट्स हैं जहां पर उनके पास डंपिंग की जो जगह हैं वो बहुत कम हो गई हैं या जगह नहीं है, कहां पर ज़मीनात लेने की ज़रूरत है। ऐसी जगहों को देखा जाए जहां जो बस्तियों से इतना दूर हूं कि शाम के वक्त बच्चे भी घर लौट सके, आवारा कुत्तों की भी भरमार ना हो, और उस गलाजत की वजह से हवा के झोंकों के साथ जो बदबू इंतहाई आती है वो मोहल्लों के अंदर, गाँव के अंदर, देहात के अंदर, बाज़ारों के अंदर या शहरों के अंदर ना फैले। फ़िलहाल आज के प्रोग्राम में हमने सोचा कि आप तक हम ये बात इसलिए पहुंचाएं क्योंकि जब दरबार मुँह के बाद यहाँ पर इस तरह की सरगर्मियाँ शुरू हो जाएंगी जिसमें कुछ बेहतर फैसले लेने की हमें तवक्का है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि ऐसे सेंसिटिव मामलात पर सरकार काफ़ी ज़्यादा संजीदगी से गौर करेगी, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा माहौल का तवाज़ुन है वो लगभग बिगड़ के रह चुका है, और किसी भी तरीके से हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि हम उस शेर को दोहरा सकें जिसमें यह बताया गया था कि अगर फिरदौस्त बर रोए ज़मी अस्त, हम ही अस्तो, हम ही अस्तो, हम ही अस्त। आज तो हमारे जन्नत के इस टुकड़े पे हर जगह पर पॉलीथीन ने, गलाजत ने और बदबू के वो अंबार लगे हुए हैं जो हमारे ही हाथों से जा कर के सड़कों पे गिरते हैं। इसके लिए कोई इस तरह का ज़ाब्ता इखलाक बनाया जाए जिस पर चल कर के सारे लोग एक खूबसूरत कश्मीर की तामीर में और ख़ासकर यहाँ के माहौल और मौसमियात को बचाने के लिए, आबगाहों को बचाने के लिए अपना अपना रोल अदा कर सकें, और ख़ासकर म्यूनसिपल कमिटीज़, कॉरपोरेशंस और काउंसिल्स के जो रोल बनते हैं, जो चुनिंदा नुमाइंदे हैं, वो भी अपनी तरफ से एक लाहे अमल बना करके रखें और अपने अपने इलाकों में, अपने अपनी काउंसिल्स के अंदर, अपने अपने ईओज़ के साथ, अपने अपने चेयरमैन के साथ बैठ करके मीटिंग करें और देखें कि कौन सा मनसूबा वैसा है जो आवाम को नुकसान पहुँचाए बगैर एक इस तरह का बेहतरीन सिस्टम और निज़ाम मुतारिफ करवा सकता है जिसको हम ज़मीनी सतह पर लागू कर सकते हैं, ताकि आने वाले कल में हमारी नस्लें जो हैं वो हमें किसी ऐसी बेहुदा कौम के नाम से न जाने जिस कौम के पास इतना
इतना शऊर भी ना रहा हो कि उन्होंने अपने घर के आंगन को साफ रखने के लिए न सिर्फ सड़कों को गलीज और गलाजत से भर दिया, बल्कि जो पानी हमारी ज़िंदगी के लिए और हवा हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपको खुद मालूम होगा, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर जब हम किसी पेशेंट के लिए लाते हैं तो हज़ारों रुपया खर्च हो जाता है। अंदाज़ा लगाइए जो टन वाइज ऑक्सीजन हम अपने जिस्म के अंदर लेते हैं। हम जिंदा हैं, ये हमारी हयात है, हमारे ये जो नबातात हैं यहाँ पर, इन सब को ज़िंदा रखने के लिए हमारे लिए हिफ्ज़ान सेहत के हवाले से जो इक़दामात हैं वो कितने ज़रूरी हैं। और हमारे आबी ज़खायर जिसके लिए हम पूरी दुनिया में जाने जाते थे, हमारी झीलें और हमारे ये आबशार, कहीं ऐसा ना हो जाए एक दिन हमसे रूठ जाएं। और आलमगीर जंग के हवाले जब बात होती है तो अक्सर लोग कहते हैं कि तीसरी आलमगीर जंग शायद मुल्कों के आपसी इक़्तिसादियात की नहीं होगी बल्कि पानियों पे हो सकती है। खुदा ना करे कि हम आपस में पानियों के लिए लड़ पड़ें। और आज भी जो पानियों की किल्लत है इस पर हम अलग से एक प्रोग्राम करेंगे। फिलहाल अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। और शाहिद विद कश्मीर में जो बातें हमने बताई, उम्मीद करते हैं कि आपके दिल में उतरेगी और अपने मोहल्लों के साथ साथ आप अपनी गलाजत के हवाले से इस तरह के ज़रूर फैसले लेंगे जिससे दूसरे को तकलीफ ना पहुँचे और एक खूबसूरत कश्मीर में आप एक अपना अहम किरदार अदा कर सकें। खुदा हाफिज़।